लोगों की पुष्टि यहां पर हो चुकी है। ओमिक्रॉन संक्रमित से मिलने के बाद आसपास के इलाके में आरटीपीसीआर टेस्ट के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमण के 11 नए केस सामने आए हैं। नए केस आने के बाद महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या 65 तक पहुंची। केंद्र सरकार ने मंगलवार को संसद को बताया कि कोविन पोर्टल पर पंजीकृत 1.5 करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों में से 96 लाख से ज्यादा को कोविड-19 रोधी टीकों की दोनों खुराक लगी हुई है। VDR फार्मा ने मंगलवार को भारत में कुछ खास तरह के कैंसर जैसे किडनी और सॉफ्ट टिश्यू में इस्तेमाल होने वाले पाजोपनिब के जेनरिक वर्जन को लॉन्च करने का ऐलान किया और ये दवाएं 200 mg और 400 mg की टैबलेट्स में उपलब्ध होंगी। इजरायल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत हुई। 2 सप्ताह तक इलाज के बाद 7 साल के व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। यूरोप में बढ़ते ओमिक्रॉन संक्रमण को देखते हुए WHO ने चेतावनी जारी की और कहा कि बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए यूरोप सरकार को तेजी से और तैयारियों को करना होगा ताकि किसी भी आपात हालात से निपटने के लिए हम तैयार रहें। दिखाते हैं हम आपको न्यूज रश में शिक्षा और रोजगार क्षेत्र की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई शिक्षा नीति को युवा प्रतिभाओं का पोषण करने के लिए एक अच्छा रोड मैप करार दिया है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हैप्पीनेस सेंटर खोलने की जरूरत को बताया है। अगले साल से दिल्ली यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में एडमिशन के लिए भी होगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको शिक्षा रोजगार की कुछ बड़ी खबरें। पुदुचेरी यूनिवर्सिटी ने बढ़ाई कॉलेज में दाखिले की तारीख। 30 दिसंबर तक कर सकेंगे आप आवेदन। महाराष्ट्र के शिक्षा विभाग ने एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए नर्सरी से लेकर पहली कक्षा के दाखिले के लिए न्यूनतम आयु में छूट दी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं। हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं। हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं। हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting B News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश हित सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी को बताया कि उन्होंने एनसीबी मामले में श्रद्धा कपूर की मदद की है। शिल्पा शेट्टी हरमन बावेजा के साथ संबंधों का दावा किया। शाहिद कपूर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें शाहिद बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक्टर गोविंदा ने अपना 58वां बर्थडे बनाया है। एयरपोर्ट पर केक काटते हुए आए नजर। फैंस ने गाना गाया उनकी बर्थडे सॉन्ग। एक्टर सूरज फतेही पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया सॉन्ग डांस मेरी रानी रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। फिल्म अतरंगी रे के एक और गाने की बात करें, वो लॉन्च हो गया है। गाने में स्टार अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान नजर आ रही हैं।
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलाल ने सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर कमेंट किया, लिखा फ्लॉन्ट किए एब्स। कार्तिक आर्यन ने अपकमिंग फिल्म शहजादा की दिल्ली में शूटिंग पूरी की। दिल्ली में लोगों को अलविदा कहते हुए तस्वीर को शेयर किया। अंकिता नौखंडे ने सोशल मीडिया पर अपने गृह प्रवेश का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अंकिता अपने पति विकी का हाथ पकड़कर घर में प्रवेश कर रही। न्यूज रश में खबरें अब आपके सामने होंगी, वायरल खबरें। बात करेंगे इस डॉग की। देखिए, इस डॉग को बर्फ देखकर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं। बर्फ में खेलने के साथ साथ नए नए तरीके इस डॉग को काफी पसंद आ रहे हैं। बच्चे बर्फ में स्लाइड कर रहे हैं तो ये डॉग लाइन में लग गया। सिस्टम के खतरनाक रिसोर्स की कमी को पूरा करने के लिए पतंजलि न्यूट्रिला ने तैयार किए हैं प्लांट बेस्ड नेचुरल ऑर्गेनिक न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रिला के प्राकृतिक पोषण से मिलेगी आपको रोगों से लड़ने की शक्ति व स्वास्थ्य। सर्दी भगाने का नुस्खा नंबर 32। अपनी बीवी के सुंदर हाथों से तीखी मिर्ची का लेप लगवाएं। आप ये सब कर सकते हैं या पहन सकते हैं लक्स स्कॉट्सवुल। लक्स स्कॉट्सवुल आपके आसपास की सर्दी को दूर भगा देता है। लक्स स्कॉट्सवुल, सर्दी भगाने का सही नुस्खा। जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार पास आ रहा है, वैसे वैसे लोगों में उत्साह और शहरों में क्रिसमस की रौनक बढ़ रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ये तस्वीर देखिए। शहर की हर सड़क, हर कोना बेहद अनोखी लाइटिंग से सजा है। न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू पर खास सजावट देखी जा सकती है। यहाँ पर लाइट से शहर की मशहूर येलो टैक्सी बनाई गई है, तो वहीं दूसरी ओर बच्चों को लुभाने वाले कई खिलौने भी बनाए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी मैनहट्टन के डिपार्टमेंट स्टोर्स ने क्रिसमस के जश्न को बरकरार रखा है। स्टोर्स ने क्रिसमस थीम को ध्यान में रखते हुए खास विंडो डिस्प्ले तैयार किए हैं, जिसे देखने के लिए कई लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। यही नहीं, न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। वहीं अब न्यूयॉर्क में आइस स्केटिंग रिंग्स को भी खोल दिया गया है, जिसके बाद सैकड़ों लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ पहुँचकर क्रिसमस की छुट्टियां मना रहे हैं। देश में जैसे दिवाली पर हर घर रोशनी से जगमगा उठता है, ठीक उसी तरह न्यूयॉर्क में इस समय क्रिसमस के लिए घरों में खूबसूरत लाइटिंग की गई है। लेकिन पूरे न्यूयॉर्क शहर में डाइकर हाइट्स जैसी शानदार लाइटिंग शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। यहाँ हर घर बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है। हरा, लाल, नीला या पीला, इंद्रधनुष का हर रंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कहीं क्रिसमस ट्री तो कहीं रेनडियर तो कहीं स्नोमैन। हर घर में अलग अलग थीम से डेकोरेशन की गई है। वैसे तो न्यूयॉर्क में ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इस बार क्रिसमस और नए साल के जश्न पर कई नियम लागू किए गए हैं, लेकिन इस इलाके की चकाचौंध दूर दूर से लोगों को यहाँ लाइट शो देखने के लिए आकर्षित कर रही है। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि इतने महीनों तक कोरोना से जूझने के बाद ये क्रिसमस लाइट्स खुशी और उम्मीद की किरण जैसी हैं। आगे देखिए डीएनए सुधीर चौधरी के साथ। नमस्कार, डीएनए के इस विशेष एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भी हैरान हो रहे होंगे मुझे यहाँ पर देखकर। आज का जो डीएनए है वो स्टूडियो से नहीं बल्कि बाहर से होगा। और ये जो शानदार भवन इस समय आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। और आज डीएनए में हमारे विशेष मेहमान योगी आदित्यनाथ होंगे और आप उनका सबसे उपयोगी इंटरव्यू आज देख पाएंगे। सर्दी बहुत है लखनऊ में इस समय, लगभग 9 बजे का समय है और आप सब जानते हैं कि उत्तर भारत में शीतलहर इस समय चल रही है। आप सब लोग अपने अपने घरों में होंगे, हीटर्स जलाकर होंगे या रज़ाई में बैठे होंगे। लेकिन हमने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये रिक्वेस्ट की कि आज का इंटरव्यू बंद कमरे में नहीं करेंगे बल्कि बाहर करेंगे। इसलिए आज ठंडी रात में ये गर्मा गर्म चुनावी इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हमारे पास योगी आदित्यनाथ से पूछने के लिए ढेर सारे सवाल हैं। और आज आपके भी मन में जो सवाल होंगे उनसे पूछने के लिए, वो हम सारे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आज उनसे पूछेंगे कि वो उत्तर प्रदेश के लिए कितने उपयोगी हैं
और आप भी ये तय कीजिएगा कि ये इंटरव्यू कितना उपयोगी इस चुनाव में साबित होता है। उनसे हम पूछने वाले हैं कि ये जो चुनाव है ये उनके लिए कितनी बड़ी अग्नि परीक्षा होगी, चुनाव के बाद उनकी क्या योजना है, अखिलेश यादव की रैलियों में जो भीड़ आ रही है उसे वो कितनी गंभीरता से लेते हैं, लाल टोपी को वो एक रेड सिग्नल, एक वार्निंग सिग्नल की तरह देखते हैं या फिर महज एक रंग की तरह देखते हैं। ये सारी बातें आज योगी आदित्यनाथ के साथ हम करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का इस शीत लहर में ये गर्मा गर्म इंटरव्यू पसंद आएगा। आप सब के लिए आज हमने एक हैशटैग भी तैयार किया है और वो है हैशटैग उपयोगी ऑन जी। अगर आपको ये इंटरव्यू दिलचस्प लगता है, उपयोगी लगता है और ये इंटरव्यू देखने के बाद आपके मन में भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर कोई विचार आते हैं तो आप हमें ज़रूर ट्वीट कीजिए हैशटैग उपयोगी ऑन जी पर। तो आज का जो डीएनए है ये विशेष चुनावी डीएनए है आपके लिए सीधे लखनऊ से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पार्टी आला कमान के सामने अपनी बात रखते हुए नाराजगी भी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत जनवरी के पहले हफ्ते में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले हरीश रावत ने कई ट्वीट करके पार्टी संगठन पर आरोप लगाए। कांग्रेस में गुटबाजी हावी है, उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी। संगठन ने सहयोग करने के बजाय मुंह फेरा। असमंजस की स्थिति में हूँ। नया साल रास्ता दिखाएगा। भगवान केदारनाथ मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि रावत ने किसी का नाम नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सीधा जवाब भी नहीं दिया। जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं, उस पर मैं अलग से कभी बात करूं। कांग्रेस ने कहा कि मसले को बातचीत से सुलझा लेगी। हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता हैं और उनके कोई बात होगी तो मैं चर्चा करूंगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2 दिनों में इस मामले पर तस्वीर साफ करेगी। बीजेपी ने कहा कि ये कलह बताती है कि कांग्रेस उत्तराखंड चुनाव हार रही है। कांग्रेस कोई आज नहीं तो पहले से बिखरी हुई है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि हरीश रावत ने जो बोया वो पाया। जो राधे राधे ना बोलेंगे बिल्ली कट जाएगी। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के मथुरा में दिए इस बयान पर विवाद छिड़ गया है। सादाबाद के एक कार्यक्रम में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि जो राधे राधे नहीं जपेगा उसकी बिजली कटेगी। ऊर्जा मंत्री के इस बयान को समाजवादी पार्टी ने धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाला बताया है। आज बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिजली देने के लिए जिस कदर धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास कर रही है, ये वाकई में बहुत ही निंदनीय है। बीजेपी की करंट पॉलिटिक्स को कांग्रेस भी ध्रुवीकरण वाली साजिश बता रही है। जब चुनाव हाथ से जा रहा है तो एक पोलराइजेशन करने की साजिश है। संसद का शीतकालीन सत्र विपक्ष के हंगामे की वजह से तय समय से एक दिन पहले ही खत्म हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने सदन में हंगामे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। प्राइस के मुद्दे पे चर्चा करो, हम चाहते हैं आपदा के मुद्दे पे चर्चा करो, क्लाइमेट चेंज की मुद्दे पे चर्चा करो। वहीं सरकार का कहना है कि विपक्ष ने विरोध के नाम पर हंगामे की राजनीति की। 2-3 विषय का चर्चा इन लोगों ने जो डिमांड की थी, प्राइस राइज को, कोविड का हो, सब चर्चा लगे हुए थे। अगर चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, बाद में दिन गिनाते हैं। हंगामे के बावजूद इस सत्र में कई बिल पास हुए। सरकार ने कुल 33 बिल पेश किए, जिनमें से 9 बिल राज्यसभा से और 11 बिल लोकसभा से पारित हुए। महाराष्ट्र विधानसभा से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की लंबी गैर हाजिरी पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री की तबीयत ठीक नहीं है तो किसी और को जिम्मेदारी दें। बीमारी थोड़ी चिंताजनक है तो उन्होंने ये जिद नहीं रखनी चाहिए तबीयत को ठेस पहुंचाकर कि मैं जाऊं। तो उन्होंने किसी को चार्ज देना चाहिए। उनके पार्टी में किसी पर भरोसा नहीं है तो अपने लड़के को दे चार्ज, आदित्य ठाकरे को। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने बीजेपी के सवालों को बेबुनियाद बताया। सीएम साहेब एकदम बरे आहेत. सकाळी पण फोन, काल पण कॅबिनेट झाली. त्यांना जेव्हा योग्य वाटेल तेव्हा ते येतील, कारण आता पण उपमुख्यमंत्री म्हणून सांगितलं की जेव्हा सीएम साहेब येतील तेव्हा आपल्या सर्वांना कळेल। इसी बीच दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवसेना के सांसदों से मुलाकात की और उद्धव ठाकरे की सेहत की जानकारी ली। पंजाब ड्रग्स केस में आरोपी अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है।
बिक्रम मजीठिया अब देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। पंजाब पुलिस की एसआईटी टीम मजीठिया की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। मजीठिया पर ड्रग तस्करी की पूरी साजिश रचने का आरोप है। उनके खिलाफ मोहाली में 49 पेज की एफआईआर दर्ज की गई है। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मजीठिया को लेकर राज्य के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बादल परिवार के साथ मिलकर मजीठिया का बचाव कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि अमरिंदर सिंह की क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई ना, कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, ना कोई वादा पूरा किया। ये भी एक वादा था कि मैं नशे के तस्करों को अंदर करूंगा, तो कैप्टन साहब की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी जील और सोनी पिक्चर्स की मर्जर डील को जील के बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। पुनीत गोयनका इस मर्जर के बाद जील के एमडी और सीईओ बने रहेंगे। इस मर्जर के बाद सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया का हिस्सा 50.86%, जबकि एसएल का हिस्सा 3.99% होगा। जील के शेयर होल्डर्स के पास 45.15% हिस्सेदारी होगी। जील के 100 शेयरों के बदले 85 शेयर मिलेंगे। सबसे पहले सोनी के शेयरों का विभाजन होगा। राइट्स इश्यू के जरिए 26.5 करोड़ शेयर जारी किए जाएंगे। 7,948 करोड़ रुपए के राइट्स इश्यू जारी होंगे। इस मर्जर के बाद कुछ नए इन्वेस्टमेंट भी कंपनी में आएंगे। आज जम्मू कश्मीर में 30 मिनट के अंदर 2 जगह आतंकी हमले हुए। पहली वारदात श्रीनगर के डाउनटाउन ईदगाह इलाके में हुई, जहां आतंकवादियों ने रऊफ अहमद नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। दूसरी आतंकवादी वारदात अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में हुई, जहां आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। आतंकवादियों की फायरिंग में मोहम्मद अशरफ को 4 गोलियां लगी। उन्हें जख्मी हालत में पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए श्री हरि सिंह अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने मोहम्मद अशरफ को मृत घोषित कर दिया। कश्मीर के द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के आतंकवादी गुट ने सोशल मीडिया पर ऐलान कर इन दोनों ही हमलों की जिम्मेदारी ली, लेकिन कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। डीआरडीओ ने ओडिशा के बालासोर में आज स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया। बालासोर के पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सुबह करीब 10:30 बजे इसे लॉन्च किया गया। सतह से सतह पर वार करने में सक्षम प्रलय मिसाइल 150 से 500 किलोमीटर तक की रेंज में टारगेट को तबाह कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रलय मिसाइल के सफल परीक्षण को एक बड़ी उपलब्धि बताया और डीआरडीओ को बधाई दी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में क्रिसमस और नए साल पर होने वाले सभी तरह के कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। ये फैसला देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। डीडीएमए ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए हैं कि नए साल पर वो किसी भी तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों और भीड़ के इकट्ठा होने पर रोक लगाए। दुकानदारों को निर्देश दिया गया है कि वो दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री के बोर्ड लगाएं। दिल्ली में अब भी कई बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए खरीदारी करने वालों की भीड़ देखी जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 213 संक्रमित सामने आ चुके हैं। इनमें 54 मामले दिल्ली में पाए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पार्टी आला कमान के सामने अपनी बात रखते हुए नाराजगी भी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक हरीश रावत जनवरी के पहले हफ्ते में राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले हरीश रावत ने कई ट्वीट करके पार्टी संगठन पर आरोप लगाए। कांग्रेस में गुटबाजी हावी है। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी। संगठन ने सहयोग करने के बजाय मुंह फेरा। असमंजस की स्थिति में हूँ। नया साल रास्ता दिखाएगा। भगवान केदारनाथ मार्गदर्शन करेंगे। हालांकि रावत ने किसी का नाम नहीं लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर सीधा जवाब भी नहीं दिया। जो मैंने बातें ट्वीट के जरिए कही हैं, उस पर मैं अलग से कभी बात करूँ। कांग्रेस ने कहा कि मसले को बातचीत से सुलझा लेगी। हरीश रावत जी हमारे सीनियर नेता हैं और उनके कोई बात होगी तो मैं चर्चा करूंगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 2 दिनों में इस मामले पर तस्वीर साफ करेगी। बीजेपी ने कहा कि ये कलह बताती है कि कांग्रेस उत्तराखंड चुनाव हार रही है। कांग्रेस कोई आज नहीं तो पहले से बिखरी हुई है। वहीं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि हरीश रावत ने जो बोया वो पाया। नमस्कार, जी न्यूज़ पर इस विशेष प्रसारण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं लखनऊ में हूँ। मुख्यमंत्री
आवास पर। और आज हमारे साथ विशेष मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है योगी जी। स्वागत जी, धन्यवाद। और इस इंटरव्यू की खास बात यह है कि इस समय यहाँ रात हो रही है और आप तो जानते हैं कि भारत में इस समय शीतलहर चल रही है और बहुत सर्दी है चारों तरफ। और इस समय हम इस सर्द रात में बैठे हैं, यहाँ हमने थोड़ी आग जला कर रखी है और इस सर्द रात में आज आप गर्मा गर्म चुनावी इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिसमें गर्मा गर्म प्रश्न होंगे और योगी जी के उससे भी ज़्यादा गर्मा गर्म जवाब होंगे। तो योगी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि हम मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ बैठे हैं, शानदार भवन है। आप तो हालांकि आप तो एक सेंट हैं, साधु हैं, आप इन चीज़ों से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन चुनाव से पहले जब भी हमने यहाँ किसी मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया है तो यही मन में पहला प्रश्न आता है कि चुनाव के बाद आप यहाँ रहेंगे या नहीं, क्या आपने अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, मन में इस समय क्या भाव है? देखिए, हम लोगों ने एक ही भाव है कि जिस उद्देश्य से हम 2017 में आए थे और जो संकल्प हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन मुद्दों पर और जिन मूल्यों के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, आज उत्तर प्रदेश की जनता उन सभी कार्यों को अक्सरशः होते हुए देख रही है, देखी है। और उसने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उससे पहले 2014 में दिया था, 2019 में भी दिया, तो 2022 में भी उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा आशीर्वाद देगी। और कोई कन्फ्यूजन न मुझे है और न भारतीय जनता पार्टी को ही है। जी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव था तो वो भी आपके लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा था, क्योंकि आप उस समय मुख्यमंत्री थे और आपके लिए ये दबाव था कि पिछली बार लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया था कि उतनी ही सीटें 71 सीटें आनी चाहिए। तो हालांकि वोट परसेंटेज बढ़ गया था आपके समय में जब 2019 में चुनाव हुआ, तो वो ज़्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा आपको लगी थी या ये ज़्यादा बड़ी अग्नि परीक्षा है? देखिए, हम जब सार्वजनिक जीवन में रहते हैं तो हर एक दिन हम लोगों के लिए एक नई अग्नि परीक्षा होती है और फिर सार्वजनिक जीवन में अगर चुनौती ही ना हो तो फिर जीवन ही बेकार मान लिया जाता है। इसलिए हर एक चुनौती को ध्यान में रख करके हम लोग उसके अनुरूप रणनीति भी बनाते हैं और उसमें सफलता को उसकी मंजिल तक भी पहुंचाने का कार्य करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संगठन और सरकार से जुड़े हुए सभी लोग मिलकर के जब सामूहिक प्रयास करते हैं तो उस प्रकार का परिणाम भी सामने आता है। इतने बड़े भवन में आपका अपना निजी सामान कितना होगा यहाँ पर? देखिए, मेरा कोई सामान निजी नहीं होता है। मेरा निजी सामान केवल इतना ही है जो मैंने पहना हुआ है, बाकी मेरा कुछ भी निजी नहीं है। तो पैक करके अगर जाना भी पड़ा तो कुछ ही घंटे में जा सकते हैं आप? देखिए, हम लोगों को पैकिंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है जी। और ना हम लोगों को आने की खुशी होती है, ना जाने का गम होता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 से अच्छी विजय 2022 में भारतीय जनता पार्टी की यूपी में होगी। मतलब आपकी पैकिंग नहीं होगी, आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की पैकिंग होगी? देखिए, उनकी पैकिंग पहले से हो चुकी है, इसलिए उनको भी पैकिंग करने की आवश्यकता नहीं है। जहां हैं वहां रहेंगे। जी, एक नारा बहुत चल रहा है आजकल जोर शोर से। मोदी जी ने आपके लिए कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी, और आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप उपयोगी नहीं हैं, अनुपयोगी हैं आप। तो यूपी की जनता को आप क्या बताना चाहेंगे, आप कितने उपयोगी हैं इस क्षेत्र के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, तो वैसे ही नहीं कहा होगा।
2014 के पहले एक लंबा अनुभव गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी को है और उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी गुजरात में कार्य करती है, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ संवाद बनाने और उस समय की सरकारों के बारे में सन 2001 से लेकर के और 2014 तक इन 13-14 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कमोवेश हर पार्टी की सरकारें थी। केंद्र और प्रदेश को मिलाकर के देखेंगे तो सभी राजनीतिक दल इस सरकारों में भागीदार थे। सबकी बारी आई है। सबकी बारी आई है। उनकी कार्य पद्धति को भी बहुत नजदीक से देखा। 2014 से लेकर 2017 तक, जून 2014 से मार्च 2017 तक प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मार्च 2017 के बाद अब तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने उन सभी योजनाओं को बहुत नजदीक से देखा है और उनके मार्गदर्शन में जो कार्य हम भी कर रहे हैं, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत की योजना, सौभाग्य की योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला की योजना या अन्य तमाम योजनाएं, पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सभी योजनाओं में 2017 के पहले यूपी में क्या स्थिति थी, 2017 के बाद यूपी में क्या स्थिति बनकर के उभरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। 2017 के पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 18,000 आवास सैंक्शन हुए थे, मिले नहीं थे, सैंक्शन हुए थे। भारत सरकार पत्र लिखती थी, राज्य सरकार की कोई रुचि नहीं थी। ये आवास उन गरीबों को देने के लिए थे जिनके पास अपने सिर को ढकने के लिए छत नहीं है। 2017 के बाद अब तक हम लोग 43 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करा चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन, ये केवल स्वच्छ भारत मिशन खुले में शौच को रोकने का ही अभियान नहीं था, ये स्वास्थ्य की गारंटी भी है और साथ साथ नारी गरिमा की रक्षा का भी माध्यम है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश के अंदर पहले 2.5 वर्ष में तो शौचालय बनने थे, 43 लाख मात्र सैंक्शन हुए थे, बन नहीं पाए थे। और ये माना जाने लग गया कि देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन की सबसे बड़ी बाधा कोई है तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से योजना प्रारंभ हुई थी और 2 अक्टूबर 2019 में इसको पूरा होना था। 1 वर्ष पहले ही इसके कह दिया गया कि 2 अक्टूबर 18 में इस पूरी योजना को संपन्न होना है। हमारे पास 1.5 वर्ष का समय था, 2 करोड़ 61 लाख शौचालय बनाने थे। हमने 2 अक्टूबर 18 में सभी शौचालय बना करके हर गरीब के घर में एक शौचालय दे दिया, ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र। आज हम लोग ODF प्लस में पहुंच चुके हैं। अब वह ग्रामीण क्षेत्र में हर गांव में एक सामुदायिक शौचालय भी बन गया है और हर सामुदायिक शौचालय के साथ एक महिला स्वयंसेवी समूह की किसी गरीब परिवार की महिला को उसको देखरेख की जिम्मेदारी भी दे दी गई है, जो हर महीने 9,000 रुपये उस देखरेख की व्यवस्था के माध्यम से कमा भी रही है। सौभाग्य योजना 2017 के पहले मुझे लगता है मुश्किल से 10,000 परिवारों में भी फ्री विद्युत कनेक्शन नहीं मिल पाया था। हम लोग 1 करोड़ 41 लाख परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन दिए और फ्री में विद्युत कनेक्शन नहीं दिए, उतना विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर 1,23,000 मजरों तक
विद्युत की लाइन बिछाई गई और फिर विद्युत के फ्री कनेक्शन उनको उपलब्ध करवाए गए। आयुष्मान भारत कार्ड, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का देश के अंदर बेहतरीन रहा है। नीति आयोग ने, WHO ने इसकी सराहना की, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था। लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन 2.5 वर्षों में जो काम आगे हमने किया, इन 5 वर्षों में जो काम किया, उसका रिजल्ट हमें प्राप्त हुआ। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में कुल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और अगर मैं आजादी के पहले का भी जोड़ पाऊंगा तो ये 17 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे। आज हमारे पास 59 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, 59 जिले ऐसे हैं जहां पर एक मेडिकल कॉलेज है, और 16 जिलों के लिए भी PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज बनाने की एक नई कार्रवाई को हम आगे बढ़ा चुके हैं। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने PSC का, CSC का, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का उन्नयन किया। मार्च 2020 में जब कोरोना आया था, 36 जिले ऐसे थे जहां पर एक भी वेंटिलेटर नहीं था। मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के एक भी जिले में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस नहीं थी। आज हर जिले में पर्याप्त मात्रा में लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज हैं। आज हर जिले में ICU हैं, हर जिले में उपचार की सुविधा है, और 2017 के पहले किसी भी व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कोई कवर नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के 10 करोड़ लोग फ्री में आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित हैं, जिनको फ्री में इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। तो ये तो मैं क्या कह रहा हूं ना जी, इसी प्रकार से और भी अनेक योजनाएं हैं। 2017 के पहले केंद्र सरकार की जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें उत्तर प्रदेश 15, 22, 24, 27 और 35वें स्थान पे हुआ करता था। 2017 के बाद केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली हर एक गरीब कल्याणकारी योजना में उत्तर प्रदेश नंबर 1 या नंबर 2 पर है, और लगभग 44 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी आप देखेंगे 1947 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बनी थी। आज उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे बन रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले दिनों राष्ट्र को समर्पित किया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अंतिम चरणों में कार्य चल रहा है, और दिसंबर लास्ट तक हम इसको मुख्य एक्सप्रेसवे को यातायात के लिए खोल लेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अभी प्रधानमंत्री जी ने 18 दिसंबर को किया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। मेरठ दिल्ली 12 लेन का एक्सप्रेसवे बनकर के तैयार है, अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री जी उसको राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पे कार्य चल रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? जहां से गड्ढे प्रारंभ हो, समझ लो यूपी की सीमा शुरू हो गई। सायकाल होते ही जहां अंधेरा दिखाई दे तो ये मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई। बिजली देने में भी भेदभाव किया जाता था, सड़क बनाने में भेदभाव किया जाता था। आज सभी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जुड़ी है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर सभी 75 जनपदों में समान विद्युत की आपूर्ति हो रही है। 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध हो रही है। ये 2017 के बाद के नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। लेकिन ये जो तो यह तस्वीर जी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क ट्रांसपोर्ट, सड़क हाईवे एक्सप्रेसवे का हो, मेट्रो का हो, एयर कनेक्टिविटी का हो। 2017 तक 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, लखनऊ और वाराणसी।
गोरखपुर में कभी कभार एक फ्लाइट आ जाती थी और आगरा में भी कभी कभार एक फ्लाइट आती थी। आज उत्तर प्रदेश में 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 14 पे कार्य चल रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश जेवर में बना रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रारंभ हो चुका है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो या फिर अलग अलग सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने जो पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष के अंदर दूरी तय की है, यह उत्तर प्रदेश की जनता के लिए उपयोगी है, लेकिन हां, उनके लिए अनुपयोगी है जो दंगा कराते थे, जो प्रदेश के अंदर संसाधनों पर लूट खसोट करते थे। यहां पे खनन माफिया पहले हावी थे, भू माफिया हावी थे, पेशेवर अपराधी और माफिया हावी थे। सत्ता का संरक्षण पाकर के गरीबों की संपत्ति पर कब्जा करते थे, व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। आज जब उन पर बुलडोजर चल रहा है तो उनके लिए तो हम अनुपयोगी ही होंगे। तो ये उस माफिया प्रवृत्ति के तत्वों के लिए यह सरकार अनुपयोगी है, जो प्रदेश के संसाधनों पे लूट करते थे, प्रदेश के खजाने को लूटते थे, प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे। उनके लिए हम अनुपयोगी हैं, लेकिन प्रदेश की 25 करोड़ जनता के लिए उपयोगी हैं। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही और ये नारा जब उन्होंने दिया, यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी, आप मंच पर बैठे हुए थे और मैंने देखा अचानक से आप मुस्कुराने लगे। तो ये नारा, ये जो स्लोगन था, ये पहले डिस्कस हुआ था या अचानक आपको भी उसी समय पता चला? नहीं, मुझे भाई प्रधानमंत्री जी हमसे पूछ के थोड़े काम करेंगे। भाई हम हमारे अभिभावक हैं, हमारे नेता हैं, तो स्वाभाविक रूप से उनका मार्गदर्शन हम लोग लेते हैं और उनके मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से हम काम करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो सिनेरियो उनको लगा होगा, जो देखा होगा, पब्लिक के सेंटिमेंट उन्होंने देखे होंगे, उसके बाद उन्होंने बात कही होगी। लेकिन हम किसके लिए उपयोगी हैं ये प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है, और किनके लिए अनुपयोगी हैं ये भी प्रदेश की जनता जनार्दन जानती है। तो आपने ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी है कि आप कहें कि मैं इतना उपयोगी हूं कि अब मेरे बिना काम नहीं चलेगा? देखिए, मैं ये नहीं दावा कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उपयोगी है। कोरोना कालखंड में अकेले भारतीय जनता पार्टी थी, सभी राजनीतिक दल होम क्वारंटीन थे। अकेले भारतीय जनता पार्टी थी जिसने प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी की प्रेरणा से, उनके नेतृत्व में सेवा ही संगठन का एक अभियान प्रारंभ किया था। एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता जनार्दन की सेवा के लिए कार्य कर रहा था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उपयोगी है और जनता जनार्दन की सेवा के लिए तत्पर है। योगी जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है कि विकास योजनाएं तो ठीक हैं, लेकिन यहाँ की पॉलिटिक्स में और भी बहुत फैक्टर्स होते हैं। उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जाति। तो इस बार भी क्या आपको जाति वर्सेस विकास की लड़ाई देखने को मिलेगी? क्योंकि आपने इतनी उपयोगिता साबित की। जातिवाद की राजनीति ने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया। वंशवाद और जातिवाद की राजनीति ने, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। आखिर क्यों उत्तर प्रदेश पिछड़ गया? दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि हमारे पास, सबसे समृद्ध जल संसाधन हमारे पास, सबसे अच्छा मैन पावर हमारे पास, सब कुछ हमारे पास है, और तब भी हम क्यों पिछड़ गए? जानती जनता ये वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति ने कुछ परिवारों का तो कल्याण किया होगा। उन परिवारों की आड़ में कुछ माफियाओं को संरक्षण देकर के उनका कल्याण किया होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान के सामने, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। और उसने इसीलिए जब उस प्रकार का तेजस्वी और यशस्वी नेतृत्व मिला तो 2014 में उत्तर प्रदेश की जनता ने निर्णायक फैसला लिया
उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी के विजन को अपना लिया है। आज वो मोदी जी के साथ में है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके आह्वान पर। तो ये चुनाव आपके काम पे लड़ा जा रहा है या मोदी जी के नाम पे लड़ा जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि हम सबको डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश वासियों को मिल रहा है। मार्गदर्शन और प्रेरणा मोदी जी का है। जमीनी धरातल पर केंद्र और प्रदेश सरकार की मशीनरी मिलकर के उन योजनाओं को इंप्लीमेंट करती है। तो इसका डबल लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को 2022 में प्राप्त होगा। जी, कृषि के जो कानून थे वो प्रधानमंत्री ने यूपी चुनाव से ठीक पहले वापस ले लिए। क्या आपको इसका लाभ मिलेगा यूपी चुनाव में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने दो बातें बहुत स्पष्टता के साथ कही कि किसानों के व्यापक हित को ध्यान में रख के हमने कानून बनाए थे। कुछ लोगों को हम अपनी बात समझाने में सफल नहीं रहे, देश हित में हम इसे वापस ले रहे हैं। अपने आप में बहुत कुछ संदेश दे देता है। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, अन्नदाता किसानों के लिए जितना 2014 से 21 के बीच में हुआ है, अगर सरदेव अटल जी के कार्यकाल को हम छोड़ दें, 6 वर्ष का वो कार्यकाल छोड़ दें, तो 1998 से 2004 के बीच का, 1947 से लेकर के 2014 के बीच ये जितनी सरकारें आई होंगी, किसी ने उस प्रकार का कार्य नहीं किया। चाहे वह सॉइल हेल्थ कार्ड की बात हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ हर एक किसान को बिना भेदभाव के साथ जोड़ने की कार्रवाई, ये कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। हमारा प्रश्न ये दूसरा था कि, जी, दूसरा एमएसपी मिले किसानों को, यह भी 2018 में मोदी जी ने ही किया। घोषणा 1967 में हुई थी, लेकिन ईमानदारी से प्रोक्यूरमेंट का लाभ तो उत्तर प्रदेश के किसानों को पहली बार मोदी जी के कारण मिल पाया। लागत का 1.5 गुना दाम हो। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लागू होने के बाद लगभग 25 लाख हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा प्राप्त हुई है। आखिर ये योजनाएं, अभी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। कब बनी थी योजना? 1972 में। 1972 से 49 साल हो गए, योजना अधूरी थी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ हमने लिया, हमने उसको लागू किया, एक समयबद्ध ढंग से उसको पूरा किया। अकेले इस योजना से 15 लाख हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त सुविधा प्राप्त हुई। बाण सागर परियोजना 2018 में प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया। कब बनी थी योजना? 1977 में। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी ने शिलान्यास किया था उस योजना का, अधूरी थी। 2017 में हम लोग आए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ लिया, उसको लागू किया और आज उसका परिणाम है। पर फिर भी किसान खुश नहीं है अभी। और उत्तर प्रदेश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, पूरी तरीके से है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश में किसान को एमएसपी का लाभ तो 2000 मोदी जी के आने के बाद मिला है। पर जिनको मोदी जी समझा नहीं पाए, गन्ना किसानों के लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम यूपी में कर रहे हैं पिछले 4.5 वर्ष के दौरान। कभी नहीं हुआ था। कोरोना कालखंड में सभी चीनी मिलें चली, और अब तो चीनी का संकट ही नहीं, अब तो इथेनॉल भी बना रही चीनी मिलें। तो गन्ना किसानों का आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा है, उज्जवल है, और ये गारंटी भी किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया। पर आपको इससे लाभ मिलेगा जो उन्होंने जो फैसला किया कि वापस ले लिया, जिन लोगों को समझा नहीं पाए, क्या लोग वापस आपके पास आएंगे? मैंने क्या कहा
देखिए, किसान पहले भी बीजेपी के साथ थे, आज भी हैं। किसी कन्फ्यूजन के नाते अगर कोई गलतफहमी उनको कहीं रही होगी, समय के साथ वे लोग सभी आएंगे। और मुझे तो नहीं मालूम, जब ये 3 कृषि कानून बने थे इसी मुख्यमंत्री आवास पे किसान यूनियन के पदाधिकारी आए थे और इसी आवास के बाहर इन्होंने मीडिया को इन तीनों कानून को बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त किया था। और उस समय कहा था, उस समय उन्होंने इसी आवास के बाहर कहा था कि चौधरी साहब यानी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1993 में ये मांग की थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे पूरा किया, इसलिए हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये यहीं पे हुआ है। इसलिए वो राजनीति की बात अलग हो सकती है। अन्नदाता किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ में और भारतीय जनता पार्टी को ही अपना सच्चा हितैषी मानता है। लखीमपुर में जो हुआ वो तो आप ही के राज्य में आता है और टेनी जी के इस्तीफे को लेकर अब जो विपक्ष लगातार मांग उठा रहा है, इससे आपको लगता है कि आपको यहाँ पर नुकसान होगा? देखिए, विपक्ष की पूरी मांग राजनीति से प्रेरित है। लखीमपुर की घटना को हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई की और उस समय भी इस बात को कहा गया था कानून अपना काम करेगा। कानून ने अपना काम भी किया। अब औचित्य क्या रह जाता है, किसी भी चीज को बार बार बाल की खाल उधेड़ करके आप जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि राजनीति में विपक्ष का ये स्तर नहीं होना चाहिए। एक हर आप पूरी तरह नेगेटिव होकर के कार्य करें, कुछ देश के बारे में भी सोच लीजिए। भावनाओं को भड़का करके आप वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। कांग्रेस यही करना चाहती थी पहले दिन से, लखीमपुर में पहले दिन से यही कर रही थी, विपक्ष यही कर रहा था। हम लोगों ने उस समय उसको भी कंट्रोल किया, लेकिन कानून ने नियमानुसार अपनी कार्रवाई भी की। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जिस मामले की मॉनिटरिंग सीधे माननीय उच्चतम न्यायालय कर रहा है, उस मामले में विपक्ष का यह रवैया न केवल माननीय न्यायालय का अवमानना है, बल्कि सीधे सीधे कानून का गला घोंटने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो टेनी जी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए? देखिए, ये मेरा विषय नहीं जी, मेरा विषय ये है कि जिस मामले में स्वयं उच्चतम न्यायालय की देखरेख में एक जुडिशियल कमीशन और एसआईटी काम कर रही है, उसमें विपक्ष का इस प्रकार का नकारात्मक रवैया ये उनकी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है और सीधे सीधे मामले को प्रभावित करने की कार्रवाई का हिस्सा हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। हमने ये भी देखा कि विपक्ष को आपसे थोड़ा ज़्यादा ही प्यार है और घटनाएं तो दूसरे राज्यों में भी होती रहती हैं, लेकिन आपके राज्य में जब होती है तो आपको थोड़ा ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। क्या ये इस वजह से है कि आप भगवा पहनते हैं या इस वजह से है कि आप? देखिए, इसके 2 कारण हैं। एक, उनका जन्मजात वैर मेरे कपड़ों से। दूसरा, उनके लिए यूपी में कोई स्पेस अब नहीं बचा है, तो ये छटपटाहट है। तो छटपटाहट किसी न किसी रूप में सामने तो आएगी और मैं इसको बुरा नहीं मानता। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम विरोधी जब आरोप प्रत्यारोप करे तो मान के चलना चाहिए हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। अभी काशी में हमने देखा कि आप तो भगवा पहनते ही हैं, प्रधानमंत्री ने भी भगवा पहना हुआ था और प्रधानमंत्री जब गंगा में स्नान कर रहे थे उन्होंने पूजा अर्चना की, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों भगवा में नजर आए। ये अपने आप में एक बड़ी स्टेटमेंट थी। भगवा भारत की परंपरा का हिस्सा है, भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। जिसको भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति होगी, वह भगवा पहनने में संकोच नहीं करेगा। लेकिन जिसको भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति पर गौरव की अनुभूति नहीं होती थी, जो एक्सीडेंटल हिंदू हैं, वे भगवा को सांप्रदायिकता के प्रतीक के रूप में देखते हैं।
और ये एक्सीडेंटल हिंदू ही देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। और ये है कौन एक्सीडेंटल हिंदू? आप अखिलेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं। दूसरा, काशी का मैसेज अपने आप में अद्भुत है, और मैं तो देख रहा था उस समय, कुछ चीजों को मैंने बहुत नजदीक से वहां उस दिन देखा। वहां पर हजारों की संख्या में देश के सभी बड़े धर्माचार्य आए थे, विद्वज्जन आए थे, समाज के अलग अलग तबके से, समाज से जुड़े हुए लोग भी वहां आए थे, और पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही थी उस कार्यक्रम को। नमामि गंगे परियोजना और गंगा एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान के बाद गंगा मैली की मैली रह गई थी, बल्कि पहले से ज्यादा मैली हो गई थी। मुझे याद है, मैंने 2009 से लेके 12 के बीच में अपने कई कॉलिंग अटेंशन संसद में रखे थे गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर के। और उस समय मुझे याद है, एक बार जब माननीय मीरा कुमार जी स्पीकर थी, तो उस समय एक कॉलिंग अटेंशन गंगा जी की अविरलता और निर्मलता को लेकर के मैंने लगाया था। तो उनसे मेरी चर्चा हुई, मैंने स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर के उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे इस पे थोड़ा चर्चा करवाने दें संसद में। तो उन्होंने मुझसे पहले समझा, कहा कि आप किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं। मैंने कहा, नहीं, मेरा विषय केवल आध्यात्मिक नहीं होगा, और मेरा विषय डेवलपमेंट को रोकने का भी नहीं होगा, लेकिन गंगा गंगा है, हमारी आस्था की प्रतीक है, भारतीयता की प्रतीक है, और मुझे इन मुद्दों को, उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, नहीं, हम मौका देंगे, और मैंने उठाया था। और तत्कालीन भारत सरकार के मंत्री ने मुझे जवाब दिया था संसद में इस बात को लेकर के कि हाँ, गंगा एक्शन प्लान लागू होने के बाद 1986 के बाद से गंगा पहले से ज्यादा मैली हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने नमामि गंगे परियोजना लागू की। 19 में प्रयागराज कुंभ हुआ। प्रयागराज कुंभ के पहले जिस भी धर्माचार्य ने, जगत गुरु ने, धर्माचार्य ने, संत ने, महामंडलेश्वर आचार्यगण आए थे, श्रद्धालु जन आए थे, 2014 के पहले जिस भी कुंभ में कोई आया होगा, क्योंकि 13 में कुंभ लगा था। मुझे याद है 13 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री जी आए थे कुंभ में, प्रयागराज कुंभ में, और वहां गंदगी देख करके, गंगा की दुर्व्यवस्था को देख करके, वहां पे गंगा जी के जल को देख करके उन्होंने दूर से प्रणाम करके कहा था कि क्या यही गंगा है, और वह चुपचाप वहां से निकल गए। उन्होंने कहा, मैं स्नान नहीं करूंगा। 2019 में भी कुंभ हुआ, और प्रधानमंत्री जी ने पहले हमें इस बारे में कहा कि कुंभ होगा तो एक बात नोट करना, पहला संदेश स्वच्छता का होना चाहिए, कुंभ परिसर में भी और गंगा जी की निर्मलता को लेकर के भी। और केंद्र और प्रदेश सरकार ने सामूहिक प्रयास किया, अविरल गंगा, निर्मल गंगा की धारा को हम लोग प्रयागराज कुंभ के दौरान भी श्रद्धालु जनों को, संतों को उपलब्ध करवाए थे। ठीक। और फिर काशी विश्वनाथ धाम के उद्घाटन के समय प्रयागराज कुंभ में भी प्रधानमंत्री जी ने संगम में स्नान किया था जी। स्नान करने के बाद आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता कर्मियों के पांव प्रक्षालन किए थे। क्या किसी प्रधानमंत्री जी ने कभी सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए किसी ऐसे कर्मी को सम्मान देने का काम कभी इससे पहले हुआ? कभी नहीं हुआ। देश के लिए अद्भुत घटना थी, अद्भुत घटना थी वो जी। बिल्कुल। और पूरा देश उस घटना को देख करके अभिभूत हुआ था, आह्लादित था। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा लोकप्रिय नेता सफाई कर्मियों के पांव प्रक्षालन का काम करे, अद्भुत घटना थी। और काशी में आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री जी आए, गंगा जी में उन्होंने डुबकी लगाया, स्नान करके गंगा जल कलश में लेकर के आए, भगवान शिव का अभिषेक किया, और अभिषेक करने के बाद फिर
श्रमिकों के ऊपर पुष्प वर्षा करके उन्हें सम्मानित किया। आप लगातार उनको दिखा रहे थे, जब हमने तस्वीरें देखी तो, और मैंने इस चीज को देखा उस समय, एक एक धर्माचार्य की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे रामायण के दृश्य याद आ रहे थे, क्योंकि यही तो वास्तविकता है भारत की। आप भी भावुक हुए थे उस दिन, कैसा लगा आपको? मेरे लिए तो अद्भुत क्षण था कि मुझे काशी विश्वनाथ धाम के इस प्रोजेक्ट के साथ नजदीक से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये हमारे लिए अद्भुत वो है कि देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक दुनिया का लोकप्रिय नेता श्रमिकों को सम्मान दे। आपसे कुछ कहा उस दिन उन्होंने? जब हम तो सुन नहीं पा रहे थे कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं, जब आप उनको दिखा रहे थे सारा परिसर, प्रधानमंत्री जी ने आपसे कुछ कहा? प्रधानमंत्री जी ने मुझे, जब मैं एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री जी को वहां पर स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पे था, एयरपोर्ट से हम लोग साथ ही आए, प्रधानमंत्री जी ने मुझसे पूछा कि आपने धर्माचार्य जो आए हैं इन सबसे मुलाकात कर ली? मैंने कहा नहीं, मैं मुलाकात नहीं किया क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाया था, क्योंकि सभी ज़्यादातर धर्माचार्य सुबह ही आए हैं, कुछ रात्रि में आए थे, तो उनसे मेरी टेलीफोन से बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं जब तक स्नान करता हूँ कि आप सभी धर्माचार्यों से मिल लेंगे? मैंने कहा मैं भी चाहता था कि अगर मुझे समय मिल जाता मैं तत्काल एक बार उनसे सबसे मिल लेता। और हजारों धर्माचार्य आए थे, जगत गुरु आए थे, धर्माचार्य आए थे देश के, और उन सभी महामंडलेश्वर आचार्यों को मैंने मिलने का एक सौभाग्य था, तो मैंने कहा मैं उन सबसे मुलाकात करता हूँ, मैं उनसे मिलने के लिए आया। फिर प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत घटना थी। अब इस घटना को भी देखिए, काशी में शिव जी को श्रमिकों के साथ जोड़ना, तब भारत महान होगा जी। और भारत इसी महानता को निरंतर आगे बढ़ा रहा है, और ये केवल प्रधानमंत्री मोदी जी कर सकते हैं, आज तक किसी ने नहीं किया। अब आपके विरोधियों की बात करते हैं। आप भगवा पहनते हैं, उसके बाद आप अब्बा जान वाला बयान देते हैं, भाईजान वाला बयान देते हैं, चाचा जान वाला बयान देते हैं, और उससे आपके विरोधी ये कहते हैं कि आपके क्षेत्र में जो मुस्लिम वोटर है वो असुरक्षित महसूस करता है, उसको एक संदेश जाता है कि आप उनके मुख्यमंत्री नहीं हैं। देखिए, मुख्यमंत्री के रूप में मैं प्रदेश के 25 करोड़ जनता को जनार्दन का स्वरूप मान करके उनकी सेवा करता हूं, बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के। इसमें शासन की योजना हो, कोई भी योजना हो, कोई नहीं कह सकता कि जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मत या मजहब के नाम पर किसी के साथ भेदभाव हो, क्योंकि ये हमारे जीन्स का हिस्सा नहीं है। हमने तो एक ही मंत्र सीखा है मोदी जी से, सबका साथ सबका विकास। पर जब आप कैराना में गए तो वहां पर भी आपने एक बयान दिया। एक दूसरा, कुछ मुद्दों पर जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, और वह है हम सार्वजनिक जीवन में आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर के ध्यान में रख करके। एक, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई भारत माता को गाली दे, भारत के मानबिंदुओं का अपमान करे, भारत के महापुरुषों का अपमान करे, भारत के पवित्र तीर्थों को अपमानित करे, भारत के पवित्र प्रतीकों को अपमानित करें, ये स्वीकार्य नहीं। दूसरा, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार के त्याग की आवश्यकता पड़ेगी तो करने में पीछे नहीं हटेंगे। तीसरा, विकास के मुद्दे पर भी कोई समझौता नहीं। और इन तीनों को हम लोगों ने ईमानदारी के साथ यूपी के अंदर लागू किया है। एक। दूसरा, असुरक्षित उत्तर प्रदेश के अंदर वही आज समझता है
जो गलत गतिविधियों में लिप्त होगा, पेशेवर माफिया होगा, जिसने गरीबों की संपत्ति को हड़पी है, पेशेवर अपराधी होगा जो राह चलते हुए लोगों को गोली मार देता था या जगह जगह दंगे करवाते थे, वही अपने आप को सुरक्षित महसूस करते होंगे। उत्तर प्रदेश की कोई भी जनता आज के दिन पे अपने को असुरक्षित महसूस नहीं करती है। तो ये लोग कौन हैं जो आपसे ही असुरक्षित महसूस करते हैं? मैंने कहा ना, अब ये तो आपको देखना है ये कौन लोग हैं, क्योंकि जिन लोगों के कारण प्रदेश को एक दंगा प्रदेश मान लिया गया था, जिन लोगों के कारण प्रदेश को अपराधग्रस्त प्रदेश मान लिया गया था, जिन लोगों के कारण उत्तर प्रदेश को यह मान लिया गया था कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, तो आज जब हो रहा है तो उनको तो भय होगा ही होगा। क्या आप अपनी ब्रांडिंग एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं करता हूं। मैं अपने को एक सामान्य नागरिक के रूप में मानता हूं और एक सामान्य योगी के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ता हूं। हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं, हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं, हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं, हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now. सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी को बताया कि उन्होंने एनसीबी मामले में श्रद्धा कपूर की मदद की है। शिल्पा शेट्टी हरमन बावेजा के साथ संबंधों का दावा किया। शाहिद कपूर ने एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में शाहिद बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक्टर गोविंदा ने अपना 58वां बर्थडे बनाया है। एयरपोर्ट पर केक काटते हुए आए नजर। फैंस ने गाना गाया उनकी बर्थडे सॉन्ग। एक्टर सूरज फतेही पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया सॉन्ग डांस मेरी रानी रिलीज हुआ। सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। फिल्म अतरंगी रे के एक और गाने की बात करें, वो लॉन्च हो गया है। गाने में स्टार अक्षय कुमार, धनुष और सारा अली खान नजर आ रही हैं। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलाल ने सलमान खान की शर्टलेस फोटो पर कमेंट किया, लिखा फ्लॉन्ट किए एब्स। कार्तिक आर्यन ने अपकमिंग फिल्म शहजादा की दिल्ली में शूटिंग पूरी की। दिल्ली में लोगों को अलविदा कहते हुए तस्वीर को शेयर किया। अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर अपने गृह प्रवेश का एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में अंकिता अपने पति विकी का हाथ पकड़कर घर में प्रवेश कर रही। न्यूज रश में खबरें अब आपके सामने होंगी, वायरल खबरें। बात करेंगे इस डॉग की। देखिए, इस डॉग को बर्फ देखकर इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। बर्फ में खेलने के साथ साथ नए नए तरीके इस डॉग को काफी पसंद आ रहे हैं। स्लाइड कर रहे हैं तो ये डॉग क्यों पीछे। जब आप 2017 में आए थे तब आप सांसद तो कई बार रह चुके थे, लेकिन इतना बड़ा पद आपको पहली बार मिला, तब आप सीएम थे। अब 2021 में लोग कहते हैं अब आप सुपर सीएम हैं, और लोग ये भी कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम के जो जूते हैं वो आपके पाँव में छोटे पड़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता हूं, एक सीएम हूं, पार्टी जो दायित्व देगी उसका निर्वहन कर रहा हूं, एक
विचार परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटा सा विनम्र प्रयास कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा मेरी कुछ भी अपनी वो नहीं है। क्योंकि बीजेपी में अब हम देखते हैं कि आपका स्टेटस बाकी मुख्यमंत्रियों के मुकाबले थोड़ा बड़ा है। बाकी लोगों को बड़ी बैठकों में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सभी एक परिवार के हिस्से हैं। परिवार, बीजेपी एक परिवार है। बीजेपी वंशवादी पार्टी नहीं, बीजेपी परिवारवादी पार्टी नहीं, बीजेपी जातिवादी पार्टी नहीं। बीजेपी का अपना एक परिवार है और इस परिवार में कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। सभी लोग एक समान भाव के साथ पार्टी के वैचारिक मुद्दों को लेकर, पार्टी की नीतियों को लेकर, पार्टी के आदर्शों को लेकर के कार्य करते हैं और अपने इन मूल्यों को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में फिर पूछता हूँ, क्या बीजेपी की जो अपनी राजनीति है या स्कीम ऑफ थिंग्स हैं उसमें आप बाकी मुख्यमंत्रियों से ज्यादा उपयोगी हैं? क्योंकि आपको स्टार प्रचारक के तौर पर भी ले जाया जाता है, आपको पश्चिम बंगाल भी ले जाया जाता है। हर मुख्यमंत्री और हर नेता उपयोगी है और हर व्यक्ति अपने अनुसार कंट्रीब्यूशन करता है। हर व्यक्ति करता है, ये केवल मैं ही नहीं करता हूँ। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे। किसी अन्य राज्य में होगा तो हम लोग भी जाते हैं। क्या आप अपनी ब्रांडिंग एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर कर रहे हैं? नहीं, मैं अपनी कोई ब्रांडिंग नहीं करता हूं। मैं अपने को एक सामान्य नागरिक के रूप में मानता हूं और एक सामान्य योगी के रूप में अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ाता हूं। क्योंकि योगी जी आप अभी बहुत युवा हैं, 49 साल के हैं और बीजेपी में क्या भारतीय राजनीति में सबसे युवा नेताओं में से आप एक हैं, यानी अभी आपकी पारी बहुत लंबी चलने वाली है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के अलावा केंद्र में भी अपनी कोई भूमिका देखते हैं आगे? देखिए, मैं अपनी भूमिका कहीं नहीं देखता हूँ। मैं केवल लोक कल्याण के पथ का एक छोटा सा पथिक हूँ और इसी पथ पर, इसी भूमिका के साथ लोक कल्याण और अध्यात्म दोनों को मिलाकर के आगे बढ़ने में विश्वास करता हूँ और अपनी भूमिका से संतुष्ट हूँ। ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर देता है? मुझे मैं कभी अपने को अनकंफर्टेबल महसूस नहीं करता। जी, ये जो लाल टोपी का मुद्दा आया और प्रधानमंत्री ने भी लाल टोपी के बारे में टिप्पणी की, तो लाल टोपी को लेकर आपको ये क्या खतरे का सिग्नल आपको दिखाई देता है आपके लिए, या लाल टोपी आपको सिर्फ महज एक रंग दिखाई देता है? तो लाल टोपी को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, लाल टोपी हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन प्रदेश के नागरिकों के लिए खतरा जरूर बना रहा। आज भी आप देखेंगे, एक कॉमन मैन से पूछिए, आपके रिपोर्टर निकल रहे हैं प्रदेश के अंदर, जगह जगह निकल रहे हैं, और किसी गांव की महिला से पूछिए, किसी सामान्य नागरिक से आप पूछ लीजिए जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लाल टोपी के बारे में उनकी धारणा क्या है, वो अपने आप बता देगा। वो हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं। एक छोटे से बच्चे से लेकर के, स्कूल जाने वाले बच्चा या बालिका से लेकर के, और किसी भी अन्य नागरिक, सामान्य नागरिक का जिसका किसी राजनीतिक दल से कोई संबंध नहीं, उनसे अगर आप पूछेंगे वो आपको बता देगा कि लाल टोपी का मतलब क्या है। कोई भी उस लाल टोपी को सज्जनता, ईमानदारी और शिष्टाचार की दृष्टि से नहीं देखता। लाल टोपी वालों के ऊपर आजकल इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी दिन भर हमारा बैंक अकाउंट चेक करते रहते हैं और शाम को हमारा जो फ़ोन टैपिंग करते हैं वो शाम को हमारी रिकॉर्डिंग सुनते हैं रात को। देखिए, 25 करोड़ की जनता की सेवा करते करते यहाँ तो फुर्सत नहीं मिलती। यहाँ पहले दिन से मैंने 19 मार्च 2017 को शपथ लिया था और 19 मार्च 2017 से लेकर के अब तक प्रतिदिन 16 से लेकर 20 घंटे तक कार्य करता हूं, अलग अलग उस पर कार्य करता हूं। तो ये फुर्सत उन लोगों के पास है जो लोग 12 बजे सोकर के उठते हैं, 2 बजे तक तैयार होते हैं, फिर साइकिलिंग पे निकल जाते हैं, फिर आए तो उसके बाद फिर इस प्रकार की फिजूल के कार्यों में अपना समय लगाते हैं। हमारे पास तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के और आने वाले समय की उन
हर प्रकार की चुनौती को नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 की उस रेस में आगे बढ़ाने से ही फुर्सत नहीं, तो इस प्रकार के उससे कहां फुर्सत है। रही बात, मैं एक बात को पूछना चाहता हूं कि 5 साल के टेन्योर में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़े, ये क्या साबित करता है? आय से अधिक संपत्ति का मामला तो हमारी सरकार के समय नहीं आया या भाजपा की सरकार के समय नहीं आया, राज्य सरकार का खैर उसमें वो नहीं, ये मुद्दा तो कांग्रेस की सरकार के समय चल रहा है। इनकम टैक्स एक स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम अपने अनुसार कर रही है। पर चुनाव से ठीक पहले छापे, चुनाव के पहले नहीं, ये उन एजेंसियों को तय करना होता है, ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट नहीं तय करती है। और सवाल ये है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला ये कब से चल रहा है? ये तो कांग्रेस की सरकार के समय चल रहा था। क्यों नहीं उन्होंने पूछा? कांग्रेस की सरकार को तो बिना मांगे समर्थन दे रहे थे लोग, पूछा जाना चाहिए ना इन लोगों से। प्रदेश के ब्राह्मण आपसे नाराज हैं या आपको पसंद नहीं करते, ये थ्योरी कहां से आ रही है? देखिए, ये थ्योरी वे लोग दे रहे हैं जो लोग नीरज मिश्रा जैसे निर्दोष नागरिकों की हत्या करते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, बीजेपी ने 5 साल के अंदर जो काम किया है राज्य के अंदर, वह सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना का कार्य हो, अयोध्या में राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, काशी में कार्य सबके सामने है, विंध्यवासिनी धाम का कार्य, नेमिष का कार्य, सुख तीर्थ का कार्य, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के कार्य, संस्कृत के उन्नयन के लिए, गौ रक्षा के लिए। कोई भी प्रबुद्ध समाज इसके साथ जुड़ता है और उत्तर प्रदेश का प्रबुद्ध समाज, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समुदाय प्रबुद्ध है, सूझबूझ रखता है और देश का प्रबुद्ध समाज हमेशा उन मूल्यों और उन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध है। पेशेवर अपराधियों से हमेशा घृणा करता है और आगे भी घृणा करेगा। जी, तो यानी उनका जो डर है वो आपको लगता है कि अनुचित है, जो उनकी नाराजगी है अनुचित है, अगर है तो? देखिए, ये बात तो मुझे लगता है कि बोलने वाले ज़्यादा उचित समझते होंगे। मैं राजनीति में पिछले 25 सालों से हूँ और 24-25 वर्षों में मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से मैंने महसूस किया है। आपके 2 और प्रतिद्वंदी हैं, एक है मायावती और दूसरी है प्रियंका गांधी वाड्रा। इन दोनों का आकलन आप कैसे करते हैं? अखिलेश यादव, या आप मानते हैं कि अब लड़ाई जो सीधी आपके और अखिलेश यादव के बीच में है? देखिए, मुझे लगता है कि आप लोगों का एनालिसिस फिर उसी प्रकार से गलत साबित होगा जैसे 2019 में गलत साबित हुआ था। और मुझे लगता है कि जब जमीनी धरातल पर राजनीतिक विश्लेषक नहीं होते हैं, क्लब कल्चर और किसी अपने रूम में बैठ करके इन पर चर्चा आप लोग करते हैं, तो हमेशा गलत साबित होती है। मुझे लगता है कि इसका पक्ष दूसरा ही होने जा रहा है और 19 की पुनरावृत्ति की तरफ कहीं प्रदेश न चला जाए। तो ये योगी वर्सेस ऑल होगा या योगी वर्सेस? ये बीजेपी वर्सेस ऑल होगा और ऑल में कौन आता है, ये नंबर 2 और नंबर 3 की लड़ाई किनके बीच में है, ये प्रदेश की जनता मुझे लगता है कि नेताओं की और उन पार्टियों की कारगुजारियों को देख करके अब तक तय कर चुकी होगी। आपका कोई अंदाजा है कि इस बार आप कितनी सीट जीत सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी 325 प्लस जीतेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, अपने सहयोगियों के साथ जीत करके आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। पर इतनी तो आपने 2017 में भी नहीं जीती थी। मैंने क्या कहा, 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी। जी, लेकिन इस बार हमने ये देखा कि 2017 में जो आपका जो रणनीति थी, आपने एक बड़ा गठबंधन बनाया, वैसा ही गठबंधन अखिलेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस बार, और उनका जो गठबंधन है उसमें उनके
उनकी बास्केट में ज़्यादा फूल दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हर राजनीतिक दल को अपने अनुसार गठबंधन करने की पूरी स्वतंत्रता है। 2000 देखिए, समाजवादी पार्टी पहली बार गठबंधन नहीं कर रही है, ये गठबंधन पहले भी हुए हैं। 2017 में हुए थे, 2 लड़कों की जोड़ी ने गठबंधन बनाया था। 2019 में भी वो और बबुआ ने गठबंधन किया था, महागठबंधन था। तब तो आप लोगों के आंकड़े और ही थे, क्या हुआ उसका? आखिर रिजल्ट क्या निकला? 0 + 0 0 ही होगा। मुझसे लिख के ले लीजिए, हर जगह कमल 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 दिखेगा, बाकी गायब हो जाएगा। इस बार हमने ये देखा कि अभी जब हम आपके साथ आपका इंतज़ार कर रहे थे तो आपकी प्रधानमंत्री के साथ एक वीडियो कॉल चल रही थी। प्रधानमंत्री का कितना इन्वॉल्वमेंट है इस चुनाव में पर्सनली, और आपका अपना इक्वेशन प्रधानमंत्री मोदी के साथ कैसा है, अमित शाह जी के साथ कैसा है, और आपकी ये जो जोड़ी है ये कैसे मिलके काम करती है? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं, और उनकी प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं। 2014 में आज के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी प्रदेश के प्रभारी के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सारे सिनेरियो को बहुत नज़दीक से देखा था, और उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की रणनीति में उन्होंने यहाँ की मार्गदर्शन में यहाँ की रणनीति बनाई थी, सफलता प्राप्त हुई। 2017 में सौभाग्य से वे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके मार्गदर्शन में यहाँ पूरा चुनाव लड़ा गया। 2019 में बराबर, ऐसा तो है नहीं केवल चुनाव के दौरान ही लोग मिल रहे हों, निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इंटरेक्शन बराबर रहा है, और आगे भी ये बराबर आगे भी बना हुआ है। ऐसा नहीं कि केवल चुनाव में, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कोरोना कालखंड के दौरान भी हर सप्ताह उत्तर प्रदेश की जनता के साथ संवाद करते थे। देश की जनता से भी संवाद होता था, उत्तर प्रदेश की जनता से भी होता था। उत्तर प्रदेश के भ्रमण उन्होंने उस दौरान भी किए, और हर एक सम विषम परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वे खड़े रहे हैं, देश की जनता के साथ खड़े रहे हैं। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा ही इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाएगा। तो आप कह रहे हैं कि अभी आप 49 के हैं, जून में आपका 50वां जन्मदिन आएगा, तो वो आप यहीं मनाने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश में ही हूँ, उत्तर प्रदेश में अपना जन्मदिन मनाने वाला हूँ। कोई ऐसा प्रेडिक्शन योगी जी, आप हमेशा चुनाव से पहले एक ऐसा प्रेडिक्शन करते हैं जो आगे चलकर लोग जिसको याद करते हैं, इस चुनाव से पहले आपका क्या प्रेडिक्शन है? वो सीटों को लेकर भी हो सकता है, राजनीतिक भविष्य को लेकर भी हो सकता है, बाकी चीज़ों को लेकर भी हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विजन को आगे बढ़ाना, राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मुद्दों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना। लेकिन चुनाव के बाद आप लाल टोपी को कहाँ देखते हैं? अखिलेश यादव को, मायावती को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, इनका क्या भविष्य? मैं नहीं तय करूंगा, जनता उनका फैसला स्वयं तय कर लेगी। बट आपको कुछ दिखाई दे रहा है अभी से? हाँ, मैं जानता हूं, मार्च 2022 के बाद इन लोगों को कैसे कहाँ रहना है ये भी मैं जान रहा हूं। तो अभी आप ये, इसके साथ हम इंटरव्यू समाप्त कर सकते हैं इस फिगर के साथ। 325 का फिगर आप दे रहे हैं? 325, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अगर आप उससे पहले इंटरव्यू लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मार्च 22 के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। हम कट्टरता की दीवार गिराते हैं, हम जाति धर्म का भेद मिटाते हैं, हम देश के लिए जागरूक नागरिक बनाते हैं, हम राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं। ताल ठोक के रोज शाम 5 बजे सिर्फ जी न्यूज पर।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. No signal, no worry. Presenting V News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. सत्ता के लालच में जब नेता सच पर सवाल उठाने लगे, काले को सफेद बताकर हकीकत देश से छिपाने लगे, तब जरूरी है सच के साथ हर खबर को देश हित में देश के सामने रखना। देश है सिर्फ जी न्यूज पर। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now. सुकेश चंद्रशेखर ने ईडी को बताया कि उन्होंने एनसीबी मामले में श्रद्धा कपूर की मदद की है। शिल्पा शेट्टी, हरमन बावेजा के साथ संबंधों का दावा किया। शाहिद कपूर ने एक वीडियो शेयर किया है, वीडियो में शाहिद बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक्टर गोविंदा ने अपना 58वां बर्थडे बनाया है। एयरपोर्ट पर केक काटते हुए आए नजर, फैंस ने गाना गाया उनकी बर्थडे सॉन्ग। एक्टर सूरज फतेही पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा का नया सॉन्ग डांस मेरी रानी रिलीज हुआ, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है। फिल्म अतरंगी रे के एक और गाने की बात करें वो